गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं तरुण कुमावत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फादर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट पर। देखो, लास्ट टाइम अपना जो टॉपिक था, जो अपनी शीट थी ट्रिग्नोमेट्री की, वो अपन ने कंप्लीट कर ली थी। मैंने बताया था उसमें आपको कि जो थीटा बेस वाला जो जो अपनी शीट थी, अगर वो आपको अच्छे से आती है तो आप इसके क्वेश्चन जो अपन नया चैप्टर पर चालू करने वाले हैं, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का, आप इसके क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। जो हाई डिस्टेंस में जिन टाइप के क्वेश्चन मैं करवाऊंगा वो सारे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे। लैंग्वेज अगर आपकी सही है और तो आप डायग्राम सही बना लोगे, और डायग्राम सही बन जाएगा तो आप उसकी जो डिस्क्रिप्टिव जो प्रोसेस है वो अच्छे से लिख सकते हो, अच्छे से उसको डिस्क्राइब कर सकते हो, क्वेश्चन का आंसर सही से निकाल सकते हो, और आपके एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। तो ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, अपन अपना हाई डिस्टेंस का टॉपिक चालू करेंगे। चालू करने से पहले मैंने आपको कहा था, पहले मैं आपको इसका इंट्रो समझाऊंगा कि क्या तो इसमें कौन कौन से एंगल होते हैं, कैसे अपने को डायग्राम बनाना है, क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, वो सारी बातें पहले मैं समझा देता हूँ। देन उसके बाद अपन अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखो अपना टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस का। हाइट एंड डिस्टेंस का, अब देखो इसमें दो टाइप के अपने पास एंगल होते हैं। कितने टाइप के? दो टाइप के एंगल होते हैं। मेरी बात को ध्यान से गौर से सुनना। दो टाइप के एंगल कौन कौन से? फर्स्ट टाइप होती है एंगल ऑफ एलिवेशन। कौन सा? एंगल ऑफ एलिवेशन। दूसरा एंगल होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एलिवेशन एंगल हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ देखने पे बनेगा, जबकि डिप्रेशन एंगल हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ देखने के लिए बनेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ये बोलूं कि मान लो कोई एक बच्चा है, जैसे, या फिर मेरे को मान लो कि मैं अगर यहाँ से नीचे से एक टावर को देख रहा हूँ, तो यहाँ से मैं अगर टावर के जो कोने को अगर देख रहा हूँ, ऊपर के किनारे को देख रहा हूँ, तो मैं नीचे से एंगल ऑफ एलिवेशन बनाते हुए उसको देख रहा हूँ। सेम एज अगर मान लो मैं डिप्रेशन एंगल की बात करता हूँ, तो डिप्रेशन एंगल में क्या होगा, जैसे छत पे कोई खड़ा है और वो छत पे खड़ा होने के बाद अगर वो नीचे की तरफ देख रहा है, नीचे किसी ऑब्जेक्ट या ऑब्जर्वर को देख रहा है, तो वहां एंगल कौन सा बनेगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन का एंगल बनेगा। अब ध्यान से समझना, मैंने यहाँ डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है, और मैं सोच सकता हूँ, समझ सकता हूँ इस बात को कि आप डायग्राम के थ्रू इस चीज को आसानी से समझ सकेंगे कि मैंने क्या चीज समझाने की मैं यहाँ कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या समझाया कि यहाँ ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। कब? ये ऑब्जर्वर है, ये क्या है अपने पास? ऑब्जर्वर है, आर है। आर क्या है? यहाँ पर कोई एक ऑब्जर्वर है, यहाँ से वो देख रहा है इस पी पॉइंट को। पी पॉइंट को वो देख रहा है, तो यहाँ से जब वो इस पी पॉइंट को देखेगा तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएगा। कौन सा एंगल बनाएगा? एंगल ऑफ एलिवेशन का बनाएगा। ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई अपनी। ठीक है, अब देखो एंगल बिटवीन किस किस के बीच में बनेगा? लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल। ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये हो गई अपनी लाइन ऑफ साइट, ये इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। इसको अपन क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ साइट। यहां से मैंने देखा इस पी पॉइंट को, तो ये आर जो है, ये ऑब्जर्वर है, ये कौन सा थीटा एक एंगल मैंने यहां बता दिया कि ये थीटा एंगल बना रहा है। या हो सकता है वो एंगल तो क्वेश्चन में नोट करेगा कि मान लो मैं कह रहा हूं कि यहां से मैं जब टावर को देख रहा हूं तो मैं 30 डिग्री के एंगल से देख रहा हूं। ठीक है, तो वो एंगल तो वो नोट करेगा क्वेश्चन में। यहां पर एंगल अपने पास नहीं था, तो अपन ने बता दिया उस एंगल को अपन ने किस नाम से दे दिया? ये थीटा का वो एंगल है। तो यहां से जब ये आर ऑब्जर्वर इस पी पॉइंट को देखेगा, तो मान लिया अपन ने एक थीटा एंगल से इसको देख रहा है, तो ये कौन सा एंगल बनाएगा? एंगल ऑफ एलिवेशन का बनाएगा। कौन सा एंगल बनाएगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। इसी के बाद अपन आगे चलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करूंगा मैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन कहां से बनेगा? यहां से बनेगा इस ऑब्जेक्ट के लिए। मतलब अब मैं कहां हूं? इस पी पॉइंट पे हूं। ठीक है, इस पी पॉइंट पे हूं, तो ये तो इसकी हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन। इसके सामने जो परपेंडिकुलर है वो इसकी हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, अब देखो इस पी पे ये एंगल थीटा जो बना रहा है, ये क्या है? एंगल ऑफ डिप्रेशन का एंगल है। कौन सा एंगल है? एंगल ऑफ डिप्रेशन का। अब सुनो, ये पी पॉइंट से किसको देख रहा है? इस आर को, इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है। इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए इसने एक एंगल बनाया थीटा, जिस थीटा एंगल को अपन क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे। ठीक है, एंगल बिटवीन वही सेम चीज है, द लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल। अब लाइन ऑफ साइट से चलते हुए मैं कहां जा रहा हूं? इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे जा रहा हूं। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, अब आप बोलोगे सर एंगल ऑफ डिप्रेशन आएगा तो मुझे क्या जो डायग्राम बनाना है वो ऊपर के थ्रू बनाना है? नहीं नहीं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप मेरी बात समझिए कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये अपन ने कहां से स्टार्ट किया? नीचे से स्टार्ट किया। तो यहां आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए, ये एक जेड एंगल बन रहा है क्या? जेड एंगल बन रहा है, दैट मीन्स इसका इंटीरियर एंगल इक्वल इक्वल होगा। मतलब ये अगर थीटा है तो ये भी क्या होगा?
थीटा होगा। तो अपन डिप्रेशन का अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो अपन उसको सोल्व एलिवेशन एंगल के थ्रू से ही करेंगे, ठीक है। तो अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन का क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है तो अपने को डायग्राम बना के देना है, और डायग्राम बनाने के बाद अपन उसको सोल्व किस टाइप से करेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन के थ्रू ही सोल्व करेंगे। तो ज्यादा दिमाग खराब नहीं करना है। ये इसका नॉर्मल सा इंट्रो था। इस इंट्रो के बाद अपन क्वेश्चंस पे चलेंगे। क्वेश्चंस में मैं आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझाऊंगा कि वो क्वेश्चन सबसे पहले अपने को पूछ क्या रहा है। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो आप उसका डायग्राम अच्छे से बना दोगे, और डायग्राम अगर बन गया तो क्वेश्चन तो सोल्व हो ही जाएगा। इसके लिए मैं आपको 2-3 बातें और बताऊंगा जो मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं, वो ध्यान से समझिएगा। जैसे कि मान लो मेरे पास मोस्टली, इसमें मैंने आपको पहले भी कहा था, टेन थीटा का जो यूज है वो मैक्सिमम होगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि टेन थीटा के जितने भी 0 डिग्री की, 30 डिग्री की, 45 डिग्री की, 60 डिग्री की और 90 का तो यूज होगा नहीं, क्योंकि 10 90 इन्फिनिटी हो जाता है। ये जो 4-5 वैल्यू है ये आपको याद रखनी पड़ेगी। कुछ क्वेश्चन में साइन कोस का भी यूज होगा, लेकिन मोस्टली आपको प्रोबेबिलिटी कहाँ पर है, 10 की, क्योंकि 10 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। अब देखो, आप मेरी बात ध्यान से समझना। जैसे मान लो मैंने किसी क्वेश्चन में आपको ये दिया कि हाइट दे रखी है आपको, और ये बेस की वैल्यू आपको दी हुई है, हाइट और बेस दी हुई है। तो अब अपने फर्स्ट एपिसोड पे चलो। फर्स्ट एपिसोड में मैंने आपको रेशियो का टाइप पढ़ाया था, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का रेशियो का टाइप पढ़ाया था। उस रेशियो के टाइप में मैंने आपको क्या समझाया था, मैं फिर वापस रिपीट कर रहा हूं इस वीडियो में। मैंने आपको पीबीपी अपॉन एच भी पढ़ाया था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस और हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ये 6 फंक्शन के 6 रेशियो पे अपन ने, मैंने आपको ये चीज समझाई थी। अब बात को समझना। फर्स्ट वाला साइन के लिए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सेकंड वाला कोस के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर के लिए क्या आता है, टेन आता है। क्या आता है देखो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के लिए क्या आता है, टेन थीटा आता है। तो देखो मैंने क्वेश्चन में आपको क्या दिया हो, हाइट और बेस दी। अब हाइट और बेस अगर आपके पास क्वेश्चन में है तो सबसे पहला दिमाग आपका यही जाना चाहिए कि यार परपेंडिकुलर, हाइट तो हो गई परपेंडिकुलर, और बेस अपने को दिया हुआ है, तो परपेंडिकुलर और बेस सबसे पहले मेरे को कहाँ मिलेगा, 10 में मिलेगा। तो सीधा अपने को कौन से फॉर्मूले पे आ जाना है, 10 वाले पे आ जाओ। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा कि इस समय 10 का फॉर्मूला लग जाएगा। अब फॉर्मूला लगाना कैसे है वो मैं क्वेश्चन पे आपको समझाऊंगा। तो क्वेश्चन के लिए आगे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन अपने स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को मैं किस टाइप से सोल्व करूंगा, बिल्कुल ध्यान आपका बोर्ड पे ही होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड पे ये रहा। हाँ, तो क्वेश्चन है अपने पास, द हाइट ऑफ ए टावर इज 20 मीटर, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ इट्स शेडो, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ इट्स शेडो मेड ऑन द लेवल ग्राउंड व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 60 डिग्री। मैंने आपको बोला था ना, एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करेगा तब आपको थीटा आपको क्वेश्चन में देगा कि वो 0 डिग्री पे बात कर रहा है, 30 डिग्री पे बात कर रहा है, 60 डिग्री पे बात कर रहा है, 90 पे बात कर रहा है, 45 पे बात कर रहा है। ये सब वो क्वेश्चन में नोट करेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज पहले समझना कि आपको द हाइट ऑफ ए टावर इज 20 डिग्री, आपको टावर की हाइट दी हुई थी, हाइट अपने को टावर की दी हुई है। इसके बाद इसने बोला कैलकुलेट, क्या फाइंड करना है, तो लेंथ ऑफ इट्स शेडो, इसकी शेडो की लेंथ फाइंड करनी है। अब सबसे पहले डायग्राम दिमाग में अपने को यही आना कि अपने राइट एंगल ट्राइंगल बेस का ही डायग्राम बनाना है हमेशा। देखो कैसे बनाओगे, ये मान लो एक टावर हो गया मेरे पास, ए बी सी, बी 90 डिग्री है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है अपने को, 60 डिग्री दिया हुआ है। हाइट ये मान लिया मैंने, जो बी से लेके सी तक की जो वैल्यू है ये हाइट है टावर की, कितनी दे रखी है अपने को, 20 मीटर अपने को हाइट दे रखी है। अब बात को समझना, ये 20 मीटर का टावर है, ठीक है। टावर अपने को देख, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ इट्स शेडो, इसकी शेडो की लेंथ पूछिए। तो मान लो ये टावर है, तो परछाई तो यही हुई इसकी, परछाई की लेंथ तो यही हुई, लेंथ क्या हुई, ए बी तो हुई, ए बी हुई ना भाई। इतनी दूर पे क्या बन रही है, उसकी परछाई बन रही है। इस परछाई को मैंने क्या मान लिया, शेडो को क्या मान लिया मैंने, एक्स मान लिया। तो इस एक्स की वैल्यू अपने को निकालनी है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको सब चीजें लिखनी पड़ेगी, डिनोट करनी पड़ेगी वहां पर। कैसे कि देखो, लेंथ ऑफ टावर क्या दी हुई है आपको, सबसे पहले 20 मीटर आपको क्वेश्चन में दी हुई है, ठीक है। और लेंथ ऑफ शेडो को मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। तो मैं क्या लिखूंगा, लेट लेंथ ऑफ इट्स शेडो, शेडो क्या थी अपने पास, ए बी थी, तो ए बी को मैंने क्या मान लिया,
x मान लिया, ठीक है, x मान लिया। अब और एंगल ऑफ एलिवेशन मुझे कितना दिया हुआ था, 60 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू मुझे क्या दी हुई है, 60 डिग्री। अब आप ये देखो कि मुझे दिया हुआ क्या क्या है। मैंने आपको पहले भी ये कहा था कि आप क्वेश्चन में मोस्टली क्या यूज होगा, टेन थीटा का। और क्वेश्चन में ये देखना कि मुझे रेशियो किस किस चीज का दिया हुआ है, परपेंडिकुलर बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, बेस हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, बेस परपेंडिकुलर दिया हुआ है। तो ये चीज अपने को देखनी पड़ेगी वहां पर। तो क्वेश्चन पे देखने के बाद मुझे ये बात पता चली कि मेरे को एक तो परपेंडिकुलर दिया हुआ है और एक क्या दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है। और परपेंडिकुलर और बेस सिर्फ मेरे को एक ही रेशियो में मिलता है। वो रेशियो किसका होता है, टेन थीटा का होता है। तो मैंने यहाँ क्या लगाया, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी किसका लगाऊंगा, टेन वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर तो क्या है मेरे पास, BC, और बेस क्या है, AB। तो क्या लिख दिया मैंने, BC अपॉन AB यहां पर मैंने लिख दिया। अब देखो थीटा की वैल्यू कितनी है, 60। तो लिखो tan 60 इज इक्वल्स टू, BC की वैल्यू मेरे पास क्या दी हुई है, 20 मीटर दी हुई है। तो BC की जगह में लिख दिया मैंने 20, और AB की वैल्यू अपन ने क्या मान ली थी, x, क्योंकि लेंथ ऑफ शेडो अपन ने क्या मान ली, x। अच्छा tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3, ठीक है। तो मैंने क्या लिख दिया, tan 60 की वैल्यू लिख दी √3 इज इक्वल टू 20 अपॉन x। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं निकाल सकता हूं ना वैल्यू, निकाल लो। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x √3 की वैल्यू कितनी आ गई, 20, ठीक है, हो गई ना। यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 अपॉन √3। अच्छा, ये ध्यान रखना, यूनिट का विशेषकर आपको ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन में जो लेंथ वगैरह है ये सब अगर मीटर में दे रखी है तो आपको लास्ट में मीटर यूनिट लगाना मत भूलना, 1/4 कट जाएगा, ठीक है। यूनिट के मार्क्स हैं यहाँ पर, ठीक है। मीटर में दे रखा है तो मीटर लगा दो, सेंटीमीटर में दे रखा है तो सेंटीमीटर आप लगा दीजिए, ठीक है। अब बात को समझना, एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 20 अपॉन √3 मीटर। ये अपने पास क्या आ गई, लेंथ ऑफ इट्स शेडो। अब समझना, अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको 20 अपॉन √3 पे छोड़ के आ सकते हो। आपको √3 की वैल्यू नहीं लिखनी, √3 की वैल्यू से सोल्व आपको आगे नहीं करना, क्योंकि √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732। √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414। आगे क्वेश्चंस में कई जगह काम आएगी। जैसे मान लो अगर 3 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आता है तो आपको √3 की वैल्यू पुटअप करके फिर आपको उसकी एग्जैक्ट लेंथ आपको निकाल के देनी पड़ेगी। एग्जैक्ट तो नहीं, अप्रोक्सीमेट आएगी, क्योंकि पॉइंट में आएगी, पॉइंट में आएगी तो अप्रोक्सीमेट लेंथ हो गई। अब मेरी बात को समझना, ये क्वेश्चन था अपने पास। क्वेश्चन अपने को क्या दिया हुआ था कि द हाइट ऑफ ए टावर इज 20 मीटर, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ इट्स शेडो। इसकी शेडो, इसकी परछाई की अपने को लेंथ फाइंड करनी थी। मेड ऑन द लेवल ग्राउंड व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड, कब, जब जो सूरज का, जो सन्स का एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड जो एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री है, तब अपने को इसकी परछाई अपने को निकालनी है। इसी क्वेश्चन पे देखो चेंज कर देगा, सेम हाइट रख ली, टावर की हाइट रख ली, वो बोल देगा कि मेरे को 30 डिग्री के सन्स के एल्टीट्यूड पे इसकी लेंथ फाइंड करके दिखाओ। क्वेश्चन चेंज हो गया, क्वेश्चन एक जैसा ही रहेगा, एंगल चेंज कर दिया, वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो देखो कैसे सोल्व किया। सबसे पहले मैंने ये डायग्राम बनाया राइट एंगल ट्रायंगल से। डायग्राम बनाने के बाद मुझे जो जो चीज दी हुई थी वो तो अपन ने पुटअप कर सकते हैं। यहाँ पर इस डायग्राम में मैंने हाइट थी वो लगा दी, क्योंकि हाइट दी हुई थी। उसके बाद एंगल दिया हुआ था 60 डिग्री का, और मुझे क्या पूछा कि इसकी शेडो की लेंथ। तो भाई ये टावर है तो ये AB जो है यही तो बनेगी इसकी शेडो। तो शेडो की लेंथ मेरे को पूछी तो मैंने इसको क्या मान लिया, x मान लिया। तो मैंने लिख दिया लेंथ ऑफ टावर तो अपने को 20 मीटर दी हुई है। इसके बाद मैंने लेंथ ऑफ इट शेडो को क्या मान लिया, x मान लिया। अब थीटा कितना दिया हुआ है मेरे को, 60 डिग्री। तो सबसे पहले मैंने ट्राइंगल लिया ABC। लेने के बाद मेरे को ये पता चला कि मुझे परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है क्वेश्चन में। परपेंडिकुलर और बेस मेरे को सिर्फ एक ही जगह मिलेगा, वो है टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई BC दे रखी है, और ये हो गया AB। और BC की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 20, और AB को मैंने क्या मान लिया था, x मान लिया था। इधर थीटा मैंने कितना रख दिया, 60 डिग्री, क्योंकि 60 डिग्री के एंगल पे अपने को पूछा है। अब tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। BC की वैल्यू मुझे 20 दी हुई थी, AB की वैल्यू मैंने x मान ली। यहां से मैंने किया क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे कितना आया, x √3 की वैल्यू कितनी हो गई, 20 हो गई। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 अपॉन √3 मीटर, क्योंकि मीटर मैंने यूनिट लगाई है, क्योंकि
अपन को डिस्टेंस पूछिए, डिस्टेंस की एक यूनिट होती है जो क्वेश्चन में दी हुई है मीटर में, सेंटीमीटर में, वो अपन यहाँ पर यूज कर लेंगे। अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आपको सिंपल क्वेश्चन जहाँ से स्टार्टिंग होती है वो बेस से मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, और वही चीज़ मैंने आपको पढ़ाना शुरू की है यहाँ पर। क्वेश्चन सिंपल था, हाइट ऑफ टावर दी हुई थी, कैलकुलेट ऑफ लेंथ करनी थी शेडो की, लेवल ग्राउंड पे एंगल दे रखा था, सन का एल्टीट्यूड 60 डिग्री का। क्वेश्चन अपन ने सोल्व कर दिया। अच्छा क्वेश्चन था। बेस से अगर चलते हो चलोगे तो आगे जो बड़े क्वेश्चन आएंगे वहां आपको दिक्कत नहीं आएगी, और मेरी गारंटी है एक क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने दूंगा इस चैप्टर से। ठीक है, डेली क्वेश्चन पे, डेली वीडियो पे बने रहिए तो आपकी दिक्कत आएगी नहीं। एक दो दिन भी क्लास मिस कर दोगे तो क्लास रेगुलर नहीं होगी, तो इस वजह से आपका क्वेश्चन गलत होने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि आपको पीछे का टॉपिक पता नहीं रहेगा। मैंने क्या चीज़, मान लो मैं किसी वीडियो में कोई बात बता जाऊँ, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता जाऊँ, तो वो मिस कर दोगे आप। ठीक है, तो क्वेश्चन बढ़िया था, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो सर आप। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोर्ड पे आपके लिए ये रहा। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एलिवेशन ऑफ द सन एट द मोमेंट व्हेन द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ ए वर्टिकल टावर, टावर की जो लेंथ है वो इज जस्ट इक्वल, ये ध्यान रखना, इज जस्ट इक्वल टू द हाइट ऑफ द टावर। कि इसने क्या बोला कि जो टावर की जो लेंथ है वो और टावर की जो शेडो है वो, उन दोनों की जो हाइट है वो इक्वल है, मतलब जो लेंथ है वो क्या है, इक्वल है। तो देखो क्वेश्चन पे चलो, फाइंड द एलिवेशन, आपको एंगल फाइंड करना है कि ऐसा कौन सा एंगल है जिस एंगल पे उस टावर की हाइट और उस टावर की शेडो की जो लेंथ है वो इक्वल होगी। ये आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन सोल्व करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था, डायग्राम अपन ने सेम डायग्राम अपन बनाएंगे, ए बी सी। अब की बार देखो एंगल ऑफ वेरिएशन मुझे नहीं पता, तो मैंने क्या रख लिया, थीटा रख लिया। ठीक है, अब अपने को ना तो हाइट पता है ना ये पता है, अपने को सिर्फ ये बोला कि इस टावर की जो हाइट है, जो बी से लेके सी तक जो टावर है, टावर की जो हाइट है, ये हाइट, और आपको क्या दिया, लेंथ ऑफ द शेडो, ये शेडो की लेंथ, ये दोनों क्या है, इक्वल दी है आपको। मतलब अगर मैं अगर इसको h मानता हूं तो ये भी क्या हो जाएगी, h हो जाएगी ना, क्योंकि टावर की हाइट और लेंथ ऑफ द शेडो दोनों क्या है, इक्वल है। तो आपको ये एंगल बताना है कि कौन से एंगल पे ये दोनों इक्वल रहेगी। तो सबसे पहले वही काम लिखो, सबसे पहले कि लेट द हाइट ऑफ टावर, लेट द हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू h, और लेंथ ऑफ इट्स शेडो, ये भी क्या है, h है अपने पास। ठीक है, अब आपको डायग्राम देखने पे ये तो पता चल रहा है ना कि मुझे परपेंडिकुलर दिया हुआ है और बेस दिया हुआ है, और परपेंडिकुलर और बेस एक ही रेशियो में दिया हुआ होता है, वो रेशियो होता है किसका, टेन थीटा का। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, फटाफट अपन दिमाग में आ गया तो ट्राइंगल कौन सा लगाएंगे, ए बी सी अपन ने लगाया। जो भी ट्राइंगल आप मानोगे, या फिर अगर डायग्राम में अगर पी क्यू आर दे रखा है ना, तो पी क्यू आर ही लेना है, वहां पे बी सी मत कर देना। अगर आपको खुद को डायग्राम बनाना है क्वेश्चन पढ़ के, तो आप कोई भी नाम नोमेनक्लेचर उसका कर सकते हो। तो देखो ट्राइंगल ए बी सी अपन ने लिया, लेने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पर मुझे टेन थीटा का यूज करना है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस मुझे देता है। परपेंडिकुलर तो क्या हो गया, बी सी, और बेस क्या हो गया, ए बी हो गया। थीटा, अब देखो थीटा तो मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि थीटा तो मुझे फाइंड करना है। इसने बोला ना कि वो एंगल ऑफ एलिवेशन अपने को फाइंड करना है। बी सी की वैल्यू अपने पास क्या थी, एच, और ए बी की वैल्यू क्या थी अपने पास, एच। एच अपॉन एच कितना हो गया, 1। तो टेन थीटा की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 1। टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 1। अब ऐसी कंडीशन में आप बोलोगे सर थीटा कैसे फाइंड करूं, सिंपल सा दिमाग लगाना, बिल्कुल सिंपल सा। इधर टेन थीटा है, तो सामने वाली वैल्यू पे ये सोचो कि टेन की जो लाइन है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इनमें कौन सी वैल्यू थीटा की, टेन थीटा में 1 आती है, कौन से एंगल की वैल्यू आती है, 1, ये सोचना है। तो टेन में सिर्फ एक 45 डिग्री का, वो टेन 45 डिग्री की वैल्यू एक ऐसी वैल्यू है जो अपने को क्या देती है, स्टार्टिंग पे 1 देती है। तो मैं इस 1 की जगह टेन 45 लिख सकता हूँ ना, क्योंकि टेन 45 लिखूं चाहे 1 लिखूं, बात एक ही है। अब आप बोलोगे सर ये क्यों किया, ये करने का रीजन था कि यहाँ से मेरे को थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि टेन दोनों साइड कैंसिल आउट हो जाएगा और इनका एंगल इक्वल होता है, तो वहां से थीटा की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी,
45 डिग्री। आपको सिर्फ इतना से ध्यान रखना है, अगर इधर tan है तो tan में वैल्यू देखनी है, अगर cos है तो cos में वैल्यू देखनी है, sin है तो sin में वैल्यू देखनी है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मेरे पास कंडीशन क्या थी, tan की कंडीशन थी, तो मैंने सबसे पहले ये देखा कि tan में 1 किसकी वैल्यू होती है, तो फटाफट दिमाग में आ गया कि tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो मैंने सीधा क्या लिख दिया, 1 की जगह tan 45 लिख दिया। दोनों साइड जो tan है वो कैंसिल आउट हो गया और थीटा की वैल्यू जो इक्वल हो गई, तो थीटा की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, 45 डिग्री। देखो ध्यान से समझना क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन अपने पास फाइंड द एलिवेशन ऑफ द सन, आपको एलिवेशन एंगल फाइंड करना है। कब, एट द मोमेंट, कौन से मोमेंट पे, व्हेन, जब द लेंथ ऑफ द शेडो, ये शेडो जो है, लेंथ है, शेडो की जो लेंथ है वो ऑफ ए वर्टिकल टावर इज जस्ट इक्वल टू द हाइट ऑफ द टावर, जो हाइट ऑफ टावर के इक्वल है, लेंथ ऑफ शेडो वो हाइट ऑफ टावर के इक्वल है। तो आपको ये बताना है कि कौन से एंगल पे वो इक्वल है। सबसे पहले अपन ने क्या किया, हाइट ऑफ टावर को अपन ने h मान लिया, तो और लेंथ ऑफ शेडो को भी h मान लिया, क्योंकि दोनों इक्वल थी। इसके बाद मैंने ट्राइंगल लिया ABC लेने पे मुझे पता चला, क्योंकि मुझे परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है, तो मुझे tan थीटा का यूज करना है। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर BC हो गया और बेस हो गया AB। BC की वैल्यू में मुझे h मानी मैंने, और AB की वैल्यू में भी मैंने h मानी, क्योंकि दोनों इक्वल थी। h अपॉन h कितना आ गया, 1 आ गया। tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब यहाँ जाने के बाद इस कंडीशन पे ये सोचना है कि tan में 1 किसकी वैल्यू होती है। tan थीटा की जो लाइन में 145 डिग्री की वैल्यू होती है, तो मैंने 1 की जगह क्या लिख दिया, tan 45 लिख दिया। दोनों साइड tan कैंसिल आउट हो गया, तो जो एंगल था वो भी इक्वल हो गया। थीटा की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 45 डिग्री की। मतलब ये एंगल ऑफ एलिवेशन अगर 45 डिग्री होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा, 45 डिग्री होगा, तो इस टावर की जो हाइट है वो, और इस टावर की शेडो की जो लेंथ है, टावर की शेडो की जो लेंथ है वो दोनों क्या होगी, इक्वल होगी। ध्यान से समझो, अच्छे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, बोर्ड पे देखो, ध्यान लगाओ, एक बार भी इधर उधर ध्यान मत करो। मैं कह रहा हूँ गलती हो जाएगी, क्वेश्चन बहुत समझने वाले हैं, क्योंकि सारे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। लैंग्वेज समझ आ गई, डायग्राम बन गया, तो गारंटी है क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन के बाद अपन चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे थोड़ा सा अपन लेवल ऊपर लेते हैं, कि ये तो नॉर्मल लेवल हो गया, थोड़ा सा ऊपर उठते हैं लेवल से, अच्छा क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है। उसको करके देखते हैं, उस पर थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, ठीक है। तो बोर्ड पे देखिए, अगला क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा। देखो भाई, क्वेश्चन पे ध्यान दो। क्वेश्चन है अपने पास, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 15 मीटर अवे फ्रॉम ए रूट ऑफ द ट्री, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। उसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पे थोड़ा सा दिमाग लगाना, आराम से बिल्कुल आपसे सोल्व हो जाएगा। देखो भाई, सबसे पहले अपन ने वही सेम डायग्राम बनाया, डायग्राम ABC नोमेनक्लेचर कर दिया मैंने। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे दिया अपने को, 30 डिग्री दे दिया। ये ट्री है अपना, ये ट्री है अपना, जिसकी हाइट अपन ने क्या मान ली, h मान ली, ठीक है। ये ट्री है अपना। अब देखो, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, इस, ये पॉइंट था, पॉइंट A था, इस पॉइंट ग्राउंड पे ये पॉइंट A है, इस पॉइंट से 15 मीटर डिस्टेंस पे, 15 मीटर डिस्टेंस पे अवे फ्रॉम ए रूट ऑफ द ट्री, ये ट्री की क्या है, रूट है, ठीक है। द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री, यहां से जब मैं इस ट्री के टॉप को देखूंगा तो एंगल कितने डिग्री का बना रहा हूं मैं, 30 डिग्री का बना रहा हूं। इस 30 डिग्री के एंगल बनाने पे मुझे क्या फाइंड करके देनी है अगले को, हाइट ऑफ द ट्री, ट्री की हाइट मुझे फाइंड करके देनी है। तो ट्री की हाइट अपन ने क्या मान ली कि h थी, ट्री की हाइट क्या थी, h थी। तो क्वेश्चन सोल्व उसी टाइप से करेंगे। सबसे पहले तो क्या लिख देंगे, लेट द हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री क्या मान ली मैंने, h मान ली, और AB की जो वैल्यू है वो मुझे क्या दी हुई है, 15 मीटर दी हुई है। थीटा मुझे कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री का दिया हुआ है, और मुझे क्या पूछा, हाइट ऑफ ट्री पूछी है। तो देखो वही सेम चीज, परपेंडिकुलर और बेस अगर मुझे दिया हुआ है, तो सबसे पहले ट्रायंगल में क्या लगाऊंगा, इन ट्रायंगल ABC tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर की वैल्यू मुझे 15 दी हुई है, सॉरी परपेंडिकुलर की वैल्यू तो क्या है मेरे पास h, और बेस की वैल्यू क्या है
15। थीटा मुझे कितना दिया 30 डिग्री का, तो क्या लिखूंगा tan 30 इज इक्वल टू h अपॉन 15। tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन रूट 3 होती है, इज इक्वल टू कितना आ गया h अपॉन 15। यहाँ से मैं कर लूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो h रूट 3 की वैल्यू कितनी आ गई 15। यहाँ से h की वैल्यू निकालूंगा तो कितना आ गया 15 अपॉन रूट 3। नीचे वाले रूट 3 को हटाने के लिए रेसलेशन कर लो, रूट 3 से ऊपर नीचे क्या कर लो मल्टीप्लाई कर लो। किया मैंने रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो h की वैल्यू कितनी आ गई 15 को रूट 3 से मल्टीप्लाई किया 15 रूट 3 अपॉन रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 3। 3 5 से कितना आ गया 15, तो h की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 5 रूट 3। अब मैंने क्वेश्चन पे ध्यान दिया कि मुझे रूट 3 की वैल्यू तो क्या रखनी है 1.732 रखनी है, तो रख दो यहाँ पर 5 इंटू 1.732। आपको हर बार नहीं रखनी है, अगर छोटे क्वेश्चन में आपको बोलता है कि रूट 3 की वैल्यू पुट करके मुझे एक आंसर निकाल के दिखाओ, तो आपको वहां पर लगानी है। अदरवाइज आपको 3 नंबर के क्वेश्चन में ही रूट 3 की वैल्यू रूट 2 की वैल्यू पुटअप करनी है। तो ध्यान रखो 5 इंटू 1.732 किया तो अप्रोक्सीमेटली आंसर कितना आ गया 8.66 मीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन पे ध्यान देना अपन ने किस टाइप से इसको सोल्व किया। क्वेश्चन दिया हुआ था फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड is 15 meter away from a root of the tree. The angle of elevation of the top of the tree is 30 degree angle है। हाइट ऑफ ट्री अपने को फाइंड करनी है और रूट 3 की वैल्यू क्या पुट करनी है लास्ट में 1.732 पुट करनी है। सबसे पहले मैंने डायग्राम बनाया, डायग्राम बनाने के बाद मुझे पता चला कि ए जो पॉइंट है ग्राउंड पे वहां से 15 मीटर के डिस्टेंस पे जो ट्री है उसकी रूट है। ठीक है, और उस ट्री की हाइट अपने को फाइंड करनी है कब, जब एंगल ऑफ 30 डिग्री का एंगल हो तब उसकी हाइट अपने को फाइंड करनी है। तो लेट द हाइट ऑफ ट्री अपन ने मान ली h, ए बी की वैल्यू अपने को दे रखी थी 15 मीटर क्योंकि 15 मीटर की डिस्टेंस पे था वो। दूसरी बात थीटा मुझे दे रखा था 30 डिग्री का, तो ट्रायंगल ए बी सी लिया। एक tan थीटा ही ऐसा है जो परपेंडिकुलर और बेस अपने को देता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाया, परपेंडिकुलर की वैल्यू h, बेस की वैल्यू 15। tan थीटा कितना लगाया 30 डिग्री, परपेंडिकुलर की वैल्यू h अपॉन 15 रख दी। tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 होती है। h अपॉन 15 इज इक्वल टू, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास कितना आ गया h रूट 3 की वैल्यू कितनी हो गई 15 हो गई। यहाँ से h की वैल्यू निकालूंगा तो कितना आ गया 15 अपॉन रूट 3। रेशनलाइजेशन कर दिया तो रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके नीचे वाले रूट 3 को अपन ने क्या कर दिया यहाँ से खत्म कर दिया, तो ऊपर बन गया अपने पास 15 रूट 3, नीचे रूट 3 इंटू रूट 3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 से 15 को काट दिया, 5 टाइम कट गया, अपने पास h की वैल्यू कितनी आ गई 5 रूट 3। अभी देखो अपन इसको 5 रूट 3 मीटर लगा के भी छोड़ूंगा तो भी सही है, लेकिन उसने क्वेश्चन में ये बात कह दी कि आप रूट 3 की वैल्यू 1.732 पुट करो उसके बाद मुझे आंसर निकाल के दिखाओ। मैंने कहा ठीक है, तो अपन ने 5 से 5 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया रूट 3 की वैल्यू 1.732 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो h की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 8.66 मीटर अपने पास वैल्यू आ गई। बोलो बात समझ में आ गई क्या, आ जानी चाहिए, नहीं आई मैं कह सकता हूँ गारंटी है मेरी, मैंने 3 क्वेश्चन आपको करवाए हैं, ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब इससे थोड़ी अपर लेवल की जो क्वेश्चंस हैं उन पे अपन चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, इस टाइप के जितने क्वेश्चन आपकी बुक में हैं वो सारे क्वेश्चन विथ एग्जांपल सहित आप निकालिए, सोल्व कीजिए और क्वेश्चन करते रहिए। पिछले जो वीडियो है उनको भी रिवाइज करते रहिएगा, वीडियो रिवाइज करो, क्वेश्चन निकालो, प्रैक्टिस जितनी करोगे उतने अच्छे मार्क्स आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए इतने क्वेश्चन आप कीजिए। अगली वीडियो में अपन बात करेंगे नए क्वेश्चंस की, नए अच्छे क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊँगा, तो वीडियो देखना मत भूलिएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप आज का काम कंप्लीट कर लेना। ठीक है, थैंक यू, अगली वीडियो में बात करते हैं।